हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन पढ़ा था। साथ में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो ओम्स लॉ कोई एक फंडामेंटल लॉ नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी पे वर्क करेगा। जिस पे वर्क करता है उसको हम ओमिक कंडक्टर या रजिस्टर बोलते हैं, जिस पे वर्क नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक। वहां से एक टर्म निकल के आया था रेजिस्टेंस। आज थोड़ा इसी के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और ये हो जाता है क्या, रो एल अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एल पे। लेंथ ऑफ द वायर, मतलब एक पतला वायर अगर हम लेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर दूसरा है क्या, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, इस एरिया की, इसकी मोटाई की। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर की जो ये फ्रंट व्यू दिख रहा है ना, इसकी मोटाई, ये आपकी क्या हो जाती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मोटा वायर है, वायर इस तरह से लंबा होगा, तो जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। और जो एरिया है वो जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इसलिए अगर हमें किसी डिवाइस में रेजिस्टेंस कम करना होता है तो हम वहाँ पे मोटे वायर का यूज करते हैं, ना कि पतले वायर का। तो वायर, अब लेंथ तो छोटा नहीं कर सकते ना, मतलब अगर हमें चाहिए इस बोर्ड से उस बोर्ड के कोने तक पहुंचाना है वायर, तो एल लेंथ अगर लग रही है, मान लेते हैं हम 2 मीटर का वायर लगना है, तो 2 मीटर तो नहीं कम कर सकते रेजिस्टेंस कम करने के लिए, 2 मीटर उतनी ही डिस्टेंस रहेगी। तो हम एरिया पे वर्कआउट कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म दिया गया है रो। रो जो हमने पढ़ा था क्या होती है, ये रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी क्या होती है, रो हमारे पास क्या होती है, रजिस्टिविटी। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है रुकावट डालने की, किस में ये रुकावट डाली जाती है आपकी, किसी भी मटेरियल में, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की। रजिस्टिविटी जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर होती है, यानी कि रजिस्टिविटी की बात करें तो रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे। रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है ये हो जाती है कितना, ओम मीटर। ओम मीटर ये एसआई यूनिट होती है, सेंटीमीटर में ये सीजे सिस्टम में हो जाती है, बट ओम के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाती है ओम। इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एल और ए। हम फार्मूला लगा सकते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। आर रेजिस्टेंस, वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ में अभी जस्ट पढ़ा था ना। तो यहां से पोटेंशियल वोल्ट, वोल्टेज किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर अपॉन आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वी बाई एल। ई की बात करें तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू के, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। इंटू में यहाँ पे हम आर लिखेंगे और ये हमारे पास क्या है, आई। तो यहाँ पे जब हम क्यू यानी कि चार्ज की बात करें तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है एम एल टी माइनस टू। आर की बात करें तो इंटू एल, अपॉन में क्यू की बात करें तो ए इंटू टी इंटू ए। करंट का कितना हो जाएगा, ए। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो कितना हो जाएगा, एम एल, एल 2 है, एल स्क्वायर, टी यहाँ पे -2 है, एक ऊपर जाएगा, टी -3 और ए -2। ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। जब भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्योंकि ये लगाना यहाँ पे मैंडेटरी होता है। फिर वापस से आते हैं हम रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी की बात करें तो कुछ जनरल टर्म्स में हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। जनरल टर्म्स में रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉयज की, एलॉय तो सबको पता है ना, दो डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और उनको आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद एक नया मेटल फॉर्म होता है, वही क्या कहलाता है, एलॉय। एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, और किससे, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं
जिनको हम हीट करते हैं तब वो अपने आप को एज अ कंडक्टिंग बॉडी बिहेव करने लगती हैं, अदरवाइज वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करती हैं नेचर में। और फिर आता है हमारे पास क्या, रो ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आसानी से क्या, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इसीलिए कंडक्टर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू द सेमीकंडक्टर और एलॉयज। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जो भी मटेरियल था, सब्सटेंसेस अभी देखे हमने कि रजिस्टर है या कंडक्टर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मोबिलिटी होगी। अब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, एक कंडक्टर में, लेकिन अगर किसी गैसीय एटम में बात करें तो वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, जो फ्री आयंस होंगे वो मूव कर रहे होंगे, ठीक है। या अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो फ्रीली मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन यानी कि प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फ्रीली मूव करते हैं इसको बोलते हैं हम क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, और म्यू जो होती है ये क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन कैपिटल ई। यानी कि हम बात करते हैं पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, सब्सटेंस की या कंडक्टिंग बॉडी की मोबिलिटी कहलाती है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन फ्रीली कैसे मूव कर पाएंगे। तो जो मोबिलिटी होती है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इस तरह से डिपेंड करती है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आप याद कर पाएं तो ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये हमारे पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ करती थी। और अपॉन में क्या, ई है तो कैपिटल ई, इसको पुट कर देंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगी, ई टाउ अपॉन एम। यहाँ पे जब बात करते हैं ई की तो ई हमें पता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एम की बात करते हैं तो ये क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और टाउ की अगर बात करें जो कि 10 टू पावर -14 सेकंड के ऑर्डर में जाती है, ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होती है। और एम की बात करें तो 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, मोबिलिटी हो जाती है किसकी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज एटम्स मूव कर रहे होते हैं, किसमें, इन द कंडक्टर्स। बात करें अगर हम रजिस्टिविटी की तो रो जो था हमारे पास क्या, रजिस्टिविटी, इसकी डिपेंडेबिलिटी की, तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे। मैटर की क्या होती है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, जस्ट वही इसके बाद अभी पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट यहां पे मेंशन करना, याद रखना, जो रजिस्टिविटी होती है ये मैटर नहीं करती आपके जो ऑब्जेक्ट है या कंडक्टर बॉडी जो आप लेके जा रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं, उसका शेप कैसा है और साइज कैसा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की एक रॉड 10 मीटर लंबी है और एक 5 मीटर, तो दोनों में रजिस्टिविटी अलग अलग होगी। या फिर एक आयरन रॉड शेप में है और एक आयरन सिलेंडर शेप में है, अगर वो आयरन है तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। शेप और साइज से कोई लेने देना नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं जो हमारी टेम्परेचर पे रिलेशन देखने को मिलता है, किसका, रजिस्टिविटी का। तो रजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर पे डिपेंडेबिलिटी होती है, इसकी बात करें तो रो एट टेम्परेचर टी इक्वल हो जाता है रो एट टेम्परेचर 0 1 प्लस अल्फा टी माइनस T0। ये अगर हम मेंशन करें स्क्वायर ब्रैकेट में तो हम पाते हैं कि ये क्या है, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसे एग्जांपल की बात करें कि पहले हमारे पास 0 डिग्री या 10 डिग्री का क्या था, टेम्परेचर था। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर 20 कर दिया है। तो नया टेम्परेचर जो 20 है उस समय जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, 20 डिग्री टेम्परेचर। ये जो रो नॉट लिखा हुआ यानी कि पहले कितना था, 10 डिग्री, तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, 10 डिग्री की। यहां पे 1 प्लस अल्फा, यहां पे नया टर्म आता है अल्फा, इसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी।
रजिस्टिविटी का ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है ये होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के नाम से लिखा जाता है। अब यहाँ पे जो T है ये फाइनल टेम्परेचर और T0 क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर। इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है रजिस्टिविटी का टेम्परेचर से रिलेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर ये 0, 50, 100 एंड 150 के टर्म्स में बात करें और ऊपर की तरफ यहाँ पे जब बात करते हैं तो 10⁻⁻8 क्या हो जाती है, इसकी रजिस्टिविटी ऑर्डर में वर्क करती है। और यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हो जाती है ओम मीटर। इसका जो ग्राफ जाता है कुछ इस तरह से पॉजिटिव कर जाता है। ये किसके केस में बनता है, कंडक्टर के केस में। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो रजिस्टिविटी होती है एट टी टेम्परेचर ये क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर तो उन दोनों के केस में ये जो रजिस्टिविटी है इसका ग्राफ नीचे की तरफ टेम्परेचर टी बढ़ाने के साथ और क्या रजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर रजिस्टिविटी किसकी, ये है कंडक्टर की। कंडक्टर की क्या होती है, पॉजिटिव, और निगेटिव होती है किसकी, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या था यहाँ पे कि जब हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसी वजह से क्या वो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगता है। इंसुलेटर से कोई लेन देन होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये कंडक्टर की तरह कभी बिहेव नहीं करती, क्योंकि इनके बीच में काफ़ी लार्ज गैप देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करें कंडक्टर्स के केस में तो ये पॉजिटिव होता है। मतलब कंडक्टर्स का क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से क्या होगा, उनका नेट रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रुकावट बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं लो टेम्परेचर पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। अब यही फार्मूला अगर हमें रेजिस्टेंस के पैटर्न पे पूछा जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी रो पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर RT इक्वल हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब यहाँ पे डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर चेंज ही तो है। कैपिटल T -0 डिग्री सेल्सियस, या 10 से 20 किया था तो 20 - 10 मतलब 10, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर चाहे वो केल्विन में लिखा जाए चाहे डिग्री सेल्सियस में हमेशा सेम आता है। R0 क्या होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस जो उस बॉडी का रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, R0। RT की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। ये जो आप लिखिएगा तो नोट डाउन करते हुए नीचे लिखिएगा ताकि ये चीज़ें याद रह जाएं। ये एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये T डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा आपका वही कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और डेल्टा T की बात करेंगे तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है। यहां से अगर हम बात करें रुकावट के पैटर्न की तो जो कंडक्टर होते हैं उनकी रुकावट टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में ये घट जाती है। यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने का केस पढ़ रहे हैं लेकिन टेम्परेचर घटता भी तो होगा ना। तो जैसे अभी गर्मी के दिन है 30 से 35 डिग्री 40 डिग्री का सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ी होगी। कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे हम टेम्परेचर घटा रहे होते हैं, ठीक है ना। अब टेम्परेचर यहां से अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं इधर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर माइनस, मतलब माइनस क्या है, घटाना 0 डिग्री पे जो भी था, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे रेजिस्टेंस घटता हुआ आता है। रेजिस्टेंस घटते घटते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस पे नेट जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब मटेरियल में कोई रुकावट नहीं रह जाती कंडक्टर में। वो कंडक्शन जो कंडक्टर होता है क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर इज अ डिवाइस इन विच द नेट रेजिस्टेंस बिकम्स 0 एट टेम्परेचर विच टर्म्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उस घटे हुए टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कहलाता है हमारा क्रिटिकल
टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, नेट रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्या, सुपर कंडक्टर नाम की ये डिवाइस होती है। नेचर में एग्जिस्ट करती नहीं है, बस माना जाता है कि कुछ ऐसा होता होगा, या कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी में प्रिकॉशंस के साथ इनको यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम घरेलू इंस्ट्रूमेंट्स की या डिवाइसेस की। घर की जो डिवाइसेस होती हैं, आप सभी ने कुछ देखा होगा इस तरह से, जैसे फ़ैन की अगर हम बात करें या कोई भी हम सर्किट की बात करें, टेलीविजन या रेडियो, कभी ओपन करके या टूटा हो तो बैग में आपने देखा होगा, तो इस तरह की एक डिवाइस लगी होती है। इन पे पट्टियां लगी होती हैं रंगीन सी, 4 पट्टियां दिखती हैं, 3 अलग अलग कलर की, और ये चौथा कलर ऑप्शनल होता है। ये जो डिवाइस होती है इसको बोलते हैं, ये पिन करने के लिए, सर्किट से कनेक्ट करने के लिए अलाउंस होती है। सर्किट में क्या कर दी जाती है, ये इनबिल्ट कर दी जाती है, इससे करंट पास होता है। इस डिवाइस को बोलते हैं हम क्या, रजिस्टर। क्या बोला जाता है, ये रजिस्टर। अब इस रजिस्टर में हम बात करते हैं कलर कोडिंग इन रजिस्टर। कलर कोडिंग के हिसाब से हम बता देते हैं कि हमारे पास ये जो डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, कलर दे दिया जाएगा, यहाँ पे कलर लिख दिए जाएंगे, चूंकि कलर वहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट शीट में तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कलर्स लिख दिए जाएंगे, और ये कलर्स आपसे पूछे जाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये आप बताइए। तो ये याद करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, पैटर्न है, इनको इसी सीरीज के टर्म्स में याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम स्टार्ट करते हैं बी रॉय, एक पूरा नाम हो गया ये बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife। पूरा सेंटेंस आपका आया क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। मतलब क्या है, बीबी रॉय नाम के एक ग्रेट ब्रिटेन के आदमी हैं, इनकी वाइफ बड़ी अच्छी है। तो यहां पे जो हमारे पास बीबी है, ये आपका ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक। बी जो है आपका ये ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है, आर जो है ये आपका रेड कलर, ओ आपका ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वाई पता लग गया होगा येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, जी आपका ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, बी जो है ये आपका ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है, और वी जो है ये वायलेट कलर, जी ये आपका ग्रे कलर रिप्रेजेंट करता है, डबल जी है पहला वाला ग्रीन और दूसरा वाला ग्रे कलर, लास्ट में जो वाइफ है ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वाइट कलर को। वाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है, वाइट, गोरी सी वाइफ होगी तो गोरी वाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 कलर्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं। जो चौथा कलर होता है ये इससे स्पेसिफिक होता है, इसके लिए हम 3 अलग कलर याद कर लेते हैं, गोल्ड, सिल्वर और एक कलर नो कलर, कि कोई कलर नहीं है। तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, एक गोल्ड हो सकता है, एक सिल्वर और एक नो कलर। ये आपका जुड़ता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदते हैं, तराजू से वो नाप के तौलता है, तो होता क्या है, अगर हमने 500 ग्राम मटेरियल लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 500 ग्राम ही मटेरियल उसमें मतलब मिल जा सके। क्या हो सकता है 20 ग्राम कम हो या 20 ग्राम ज़्यादा हो, 520 भी हो सकता है, 480 भी हो सकता है। उसी तरह जब रेजिस्टेंस हम कलर कोडिंग के बिहाफ पे ड्रॉन करते हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये हमेशा क्या हो, एक्यूरेट हो। कुछ एरर्स आते हैं इसमें, वो एरर ये जो चौथा कलर होता है, 4th स्ट्रिप पट्टी होती है, ये रिप्रेजेंट करती है। गोल्ड कलर अगर होता है तो ये 5% प्लस माइनस में एरर दिखाता है, मतलब 5% जो है उसमें कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी इसी रेंज में होगा। सिल्वर कलर अगर है तो इसका मतलब ये प्लस माइनस 10% रिप्रेजेंट करता है, और नो कलर अगर है इसका मतलब प्लस माइनस 20% चांसेस हैं एरर होने के। तो सबसे अच्छा रजिस्टर कौन होगा,
गोल्ड पट्टी वाला, क्योंकि सिर्फ 5% का एरर होगा, कोई कलर नहीं है तो सबसे गंदा रजिस्टर होगा, 20% कम ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो कलर कोडिंग है इनका यूज कैसे करते हैं, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है 0 को, ब्राउन 1 को, रेड 2 को, ऑरेंज 3 को, येलो 4 को, ग्रीन 5 को, ब्लू 6 को, वायलेट 7 को, ग्रे 8 को और व्हाइट 9 को। इसी सीक्वेंस में याद रखना इनको। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, B0, इसी पैटर्न पे इनका चलता है केस। अब जरा इनके यूजेस देख लेते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं। इसमें अगर ये कलर दे दिया गया रेड, इसको भी रेड मेंशन कर दिया गया और इसको भी रेड कर दिया गया, तो तीनों कलर क्या हो गए, रेड हो गए। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टेबल आपको दी नहीं जाएगी, ये आपको याद रखनी है। यहां पे जब बात करेंगे रेड रेड रेड, तीनों कलर रेड हैं, तो रेड का पहला जो स्टेप होगा उसका जो नंबर है रेड का 2 है, तो 2 का डायरेक्ट लिख लेंगे, ना प्लस लगाएंगे ना माइनस, ये ध्यान रखना। फिर जो दूसरा कलर है रेड, उसका भी 2 ही रहेगा, इसको हम डायरेक्ट 2 लिख लेंगे, कोई भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहां पे, ना मल्टीप्लिकेशन का साइन ना डिवीजन का। अब हम क्या लगाएंगे तीसरे कलर पे, पहले दोनों कलर एज सर सिर्फ नंबर लिख लेने हैं, यूनिट और टेंस डिजिट के नंबर में। फिर जो थर्ड डिजिट होगा उसको लिखेंगे इनटू 10। अब जो तीसरा कलर होगा वो कहां जाएगा, 10 की पावर में, मतलब रेड कलर है तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 2, माइनस में कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर रहना, क्योंकि यहां पे कोई भी डिजिट माइनस में नहीं ली गई है। अब अगर इसका कलर गोल्ड होता तो ये प्लस माइनस क्या हो जाता 5%, इसका कलर सिल्वर होता तो प्लस माइनस 10% हो जाता। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे। ये आपकी क्या है, एक रजिस्टर है, इसका पहला कलर, दूसरा, तीसरा और चौथा कलर इसको मेंशन कर दिया गया, ये कलर है सिल्वर का, ये आपका ब्राउन कलर है और ये आपका ब्लू कलर है और इसको मेंशन कर दिया ग्रे कलर है। तो अब सबसे पहली जो कलर की पट्टी है, अब ये भी नंबर ऐसा नहीं है कि हम इधर से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि सिल्वर या गोल्ड या कोई कलर नहीं, ये हमेशा चौथे नंबर पे ही गिना जाएगा। पहला वाला ग्रे कलर 8 नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम यहाँ पे R इक्वल्स टू लिखेंगे 8। दूसरा कलर ब्लू है, ब्लू हमारा 6 नंबर पे है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 6 इंटू 10, ये हम साथ में लगा देंगे। फिर अगला कलर देखेंगे ब्राउन कितने पे है 1, तो इसको लिखेंगे पावर 1। अब अगला सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, पूरा का पूरा सेंटेंस याद रख लीजिएगा। इसी सीक्वेंस के पैटर्न पे 0 से स्टार्ट होकर 9 तक ये कलर्स जाते हैं और इस हिसाब से कलर कोडिंग हम बहुत ही आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस का, जो घर में आपके डिवाइसेस होंगी वहाँ पे ये लगे होते हैं, आप आसानी से उनका रेजिस्टेंस नोन कर सकते हैं। यूनिट हमेशा याद रखना, इनकी यूनिट ये क्या होती है, ओम होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मटेरियल की। जैसे हम बात करते हैं कंडक्टिंग वायर, जो हम कंडक्टिंग वायर यूज करते हैं वो बेसिकली किसकी यूज करते हैं, कॉपर की। क्यों, क्योंकि इनका जो रजिस्टिविटी होती है ये बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू द एल्यूमिनियम या अदर मटेरियल्स। इसीलिए हम एज अ कंडक्टिंग वायर जो घरों में सप्लाई होती है उसके लिए यूज करते हैं कॉपर। कॉपर को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, लो रजिस्टिविटी, इनकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, लो, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का फायदा क्या होता है कि ये आसानी से मेल्ट नहीं करते और लो रजिस्टिविटी है तो ज्यादा बिजली का नुकसान नहीं करती, इसलिए कॉपर वायर को हम क्या एज अ घरों में सप्लाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कंडक्शन के पैटर्न की बात करें तो जो रजिस्टिविटी का पैटर्न होता है तो हम सबसे लो रजिस्टिविटी पाते हैं किसमें, सिल्वर के वायर में। सिल्वर के वायर की सबसे लो रजिस्टिविटी होती है और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, इसलिए हम सिल्वर के वायर को कॉपर पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। बट चूंकि ये कॉस्टली होता है और इसके चोरी होने का डर होता है, इसलिए हम सिल्वर ना यूज करके कॉपर को प्रेफरेंस देते हैं। तो सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इन द कंडक्शन। फिर दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं नाइक्रोम नाम के मटेरियल से। एक डिवाइस क्या, इससे कई सारी डिवाइसेस यूज की जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं हीटर, गीजर या इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वहां पे जो मटेरियल लगा होता है ना, दिखता है आपको, रॉड गर्म होती है। वो जो रॉड होती है गीजर की, वो गर्म करती है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। नाइक्रोम का फायदा ये होता है कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। नाइक्रोम हाई रजिस्टिव होता है,
हाई रजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है और रजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं और ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक रेड हॉट फॉर्म में पाए जा सकते हैं, मेल्ट नहीं करते हैं। और इसके अलावा ये कभी एयर के साथ रिएक्ट भी नहीं करते हैं कि एयर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर लेयर बना लें, नहीं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को कम नहीं करते हैं, ये हमेशा सिमिलर बने रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ्यूज वायर, फ्यूज वायर में हम बात करते हैं किसकी, लेड एंड टिन के एलॉय की। ये यूज किया जाता है एज अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, हाई रजिस्टिविटी बट लो मेल्टिंग पॉइंट। रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए आसानी से ये हीटअप हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है इसलिए ये आसानी से मेल्ट कर जाते हैं। तो जो घरों की डिवाइसेस होती हैं उन सबको बचाने के लिए एज अ सेफ्टी डिवाइस ये यूज की जाती है। घर मेनली जहाँ पे कटआउट या एमसीबीज आप लगाते हैं वहीं पे ये फ्यूज वायर भी लगाए जाते हैं ताकि घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई नुकसान देखने को हमें ना मिले। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक अलग एलिमेंट की, टंगस्टन। अगले मटेरियल की बात करते हैं, नाम है इसका क्या, टंगस्टन। टंगस्टन नाम सुना होगा आपने सबने, अभी तो घरों में एलईडीज यूज की जाती हैं, सीएफएल का जमाना भी ऑलमोस्ट चला गया, लेकिन पहले जो बल्ब यूज किए जाते थे वहां पे ये मटेरियल यूज किया जाता था। बल्ब के फिलामेंट देखे होंगे सबने, कुछ इस तरह से बल्ब होता है और इसके अंदर ये स्प्रिंग जैसा ये फिलामेंट लगा होता है। ये जो फिलामेंट होता था ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। इसकी अगर हम बात करें तो बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो रजिस्टिविटी होती है, यानी कि यह बहुत कम हीट एनर्जी कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, इसलिए आसानी से ग्लो करता है। ये ग्लो कितने 2400 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पे ये जलता है जिससे उजाला होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कितना 3200 केल्विन तक इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आसानी से मेल्ट नहीं करता है। और अगर हम बात करें टंगस्टन की तो टंगस्टन की एक और स्पेशलिटी होती है, टंगस्टन के अलावा ये जो टंगस्टन है ये ऑक्सीजन के साथ या अदर गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस फिल की जाती है ताकि इसका कोई फर्दर रिएक्शन ना हो। तो इनर्ट गैसेस फिल की जाती हैं। मेन जो गैस होती है इसको फिल करते हैं किससे, आर्गन के थ्रू। ज़्यादातर इसको बल्ब को फिल कर दिया जाता है ताकि टंगस्टन रिएक्ट करके टंगस्टन के ऑक्साइड्स ना बनाए। ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब में यूज किए जाते हैं। तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से जो भी जनरल इंफॉर्मेशन और उनकी यूनिट्स थी इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। अगले पार्ट्स में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सजेशन या सुझाव हैं आपके पास या कुछ डाउट हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, वहाँ से आप क्वेश्चंस या सुझाव पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।